सो बेसिकली बच्चों आपको रिसोर्सेस और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो रिसोर्सेस है उनका इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से जो ओवर यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमें मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, वो कौन कौन सी है और साथ ही क्या इनका कोई सॉल्यूशन किया भी जा रहा है या फिर नहीं। सभी चीजों को अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। सो हम ये तो जानते हैं कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो हम सारी चीजों को डिस्कस करते ही आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि ऐसा लोग बिलीव करते हैं कि ये जो रिसोर्सेज है ना वो तो एक तरीके के फ्री गिफ्ट है नेचर की साइड से। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका गलत यूज किया जा रहा है। गलत यूज कुछ ऐसे किया जा रहा है कि जो ह्यूमंस है वो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती जा रही है। अब वो कौन कौन सी है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम कोज्ड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्रीडी पीपल्स जो अपने प्रॉफिट के लिए रिसोर्सेज को ओवर यूज कर पा रहे हैं ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स है वो काफी और बड़ा बन सके। पहला तो ये हो गया। दूसरा है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे ये हो रहा है कि कुछ चुनिंदा जनों के पास रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा आ चुके हैं और बाकी रेस्ट ऑफ द जो पीपल्स है उनके पास रिसोर्सेज की कमी हो गया, जिसकी वजह से जो सोसाइटी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। नंबर 1 रिच और सेकंड वाली है पुअर। तो ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है वो रिच कहलाए जाएंगे और जिसके पास कम है वो पुअर वाली कैटेगरी में। नंबर 3 है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि रिसोर्सेज का हमने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो या फिर लैंड डिग्रेडेशन हो। ये सारे के सारे जो है हमें रिसोर्सेज के ओवर यूज और गलत तरीके से इस्तेमाल करने से देखने को मिले। सवाल यहां पर यह आता है कि क्या इनके लिए कोई मेजर स्टेप लिए भी जा रहे हैं या फिर नहीं लिए जा रहे। तो यस, इसके लिए मेजर स्टेप्स लिए गए हैं और ऐसे में एक टर्म्स यूज की जाती है जिसका नाम है इकोनॉमिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि इसमें मेजरली यही कहा जाता है कि हम रिसोर्सेज को जो आज के समय यूज कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से करें ताकि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, यानी कि हम रिसोर्सेज उनके लिए छोड़ सके। देखिए सिंपल भाषा में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि हमें ऐसा यूज करना है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज ना कर सके और साथ ही डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। तो अक्सर कहा जाता है कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि आने वाली जनरेशन को भी तो हमें देना है, तो डैमेज नहीं करना, एक लिमिट में रह के चीजों का यूज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो वैसे भी डिस्ट्रॉय तो सारी चीजें हो ही जाएंगी। तो इसलिए टाइम से पहले उनका अच्छे तरीके से यूज करना भी जरूरी है ना, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मिल पाएगी फिर। लेकिन जब ओवर हो जाता है ना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये तो हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी चीज को ध्यान में रखते बच्चों, ईयर 1992 में रियो डी द जेनेरियो बच्चों एक जगह है, हालांकि ये ब्राजील की फर्स्ट कैपिटल थी, बाद में ब्राजीलिया आज की प्रेजेंट कैपिटल है। तो यहाँ पे एक समिट हुई थी 1992 में, जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और ये एक इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। इसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस समिट में हुआ यही था कि जो प्रॉब्लम्स थी एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शंस को लेके उस पे बात की गई थी कि हम कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को, जिसके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना जरूरी है ताकि ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है इसे कंट्रोल में लाया जा सके। तो ऐसे में एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक डिक्लेरेशन हुआ था, एक साइन किया गया था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, जिसके कुछ रिजल्ट ये निकल आए थे कि सभी देशों ने ये एक्सेप्ट किया था कि वह ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाएगी और इसके अलावा एजेंडा 21 को भी वह क्या करेगी, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे यूज करेगी। सवाल यहां पर यह है कि ये एजेंडा 21 क्या था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। तो देखिए बेसिकली ये एक प्रकार का डिक्लेरेशन था, 1992 में हुआ था। यूएनओ की एजेंसी है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस
ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये हुआ ही वहीं था, अर्थ समिट यानी कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ही हुआ था। एम वही था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से अचीव किया जा सके। जो हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, चाहे वो एनवायरमेंटल डैमेज हो या फिर पॉवर्टी हो या फिर डिसीज हो या फिर ग्लोबल कॉपरेशन जो हो, ये सारी की सारी चीजें एक साथ अगर मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एजेंडा 21 का मेन एम था। होप्स होगी यहां तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगला हम टॉपिक बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। देखिए रिसोर्स प्लानिंग काफी ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक्स में एक टर्म्स यूज की जाती है कि जो ह्यूमन के डिजायर है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो काफी लिमिटेड है। तो इसलिए रिसोर्स का प्लान करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इंडिया जैसे कंट्री के अंदर तो वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया एक वैसे में अपने आप में एक डाइवर्स कंट्री है और रिसोर्सेज को लेके भी यहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पे आपको रिसोर्सेज अच्छी खासी क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, और वहीं ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहां पे उनकी कमी देखने को मिलेगी। आइए इसे एक स्टेट्स के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को लेकर। यहां पर आपको मिनरल्स और जो कोल है वो अच्छी खासी क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे। उसी तरह अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज काफी अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। राजस्थान जैसे स्टेट में सोलर और विंड एनर्जी है, लेकिन वही है कि वहां पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। और लद्दाख जैसा डेजर्ट तो है, लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट है। तो आप देख रहे हो ओवरऑल यहाँ पे इंडियन स्टेट्स के अंदर ही रिसोर्स को लेके कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो इसीलिए सवाल यहां पर यह भी आता है कि इंडिया में इन रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो किस तरीके से की जाती है, क्योंकि ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हमारा है, इसको भी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1 है कि आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले सर्वे करते हैं रिसोर्सेज का, और साथ ही कहां कहां पर वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनकी मैपिंग की जाती है। देन उसके बाद उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को चेक किया जाता है, और लास्ट में उनका मेजरमेंट किया जाता है। तो पहला हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री। सेकेंड वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन्वॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। इसमें होता है क्या कि देखो रिसोर्सेज तो हमें मिल गया है, यानी कि हमने उनका सर्वे कर लिया, उनकी मैपिंग कर ली, उनको चेक कर लिया, उनका मेजरमेंट कर लिया। अब बात आती है कि उन रिसोर्सेज को बाहर निकालने की। तो रिसोर्सेज को बाहर कैसे निकाला जाएगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और टेक्नोलॉजी की हेल्प के लिए जरूरत होगी हमें स्किल ग्रुप की, यानी कि वो लोग जो काफी पोटेंशियल रखते हैं उस चीज के अंदर, और साथ ही कौन सा इंस्टीट्यूशन उसके लिए काम करेगा, तो इंस्टीट्यूशन की भी हमें नीड्स पड़ेगी। तो सेकंड स्टेप में हम कुछ इस तरीके से करते हैं। और लास्ट है कि जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं तो क्या हमारे वो देश की इकोनॉमी के लिए ठीक है भी या नहीं है। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे लिए आगे चल के रिसोर्स ही काम आएंगे। तो क्या इनका हम यूज ऐसे करें कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमें इससे देखने को मिले। तो मैच होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ इन 3 स्टेप के जरिए इंडिया के अंदर रिसोर्स की प्लानिंग की जाती है। होप्स होगी बच्चों आपको आज के ये सारे के सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ भी आ चुकी होंगी। सो इसके बाद हम बात करने वाले कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही, और आने वाले टाइम पे आप सॉइल्स के बारे में भी जानोगे। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थर्ड पार्ट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।